जय हिंद फ्रेंड्स, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में जो 3rd यूनिट है, जिसमें साहित्य शास्त्र संबंधी जो कॉन्सेप्ट है दिए गए हैं। तो आज उसमें हम आइए रिचर्ड के संप्रेषण या काव्य भाषा सिद्धांत पे बात करेंगे। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने रिचर्ड के मूल्य सिद्धांत पे बात की थी। तो रिचर्ड ने किस प्रकार मूल्य सिद्धांत के बारे में बताया था कि जो जीवन में होना चाहिए, कला का मूल्य क्या है या कला की उपयोगिता क्या है। तो उन्होंने कला और काव्य का जीवन मूल्यों से घनिष्ठ संबंध इस बात को स्वीकारा था। तो एक चीज़ ये है कि जो हमारा काव्य होता है, तो काव्य के माध्यम से हम पाठकगण के मन तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, और उसको पहुंचने की कोशिश की प्रक्रिया में भाषा ही वो माध्यम होता है जिससे हम भावाभिव्यक्ति करते हैं, अपनी भावनाओं को एक तरीके से अभिव्यक्त करने की कोशिश करते हैं। इसी के लिए अगर हम इनका देखेंगे कि काव्य की क्या भाषा होनी चाहिए और काव्य को संप्रेषित करने का क्या तरीका होना चाहिए, तो हम इनके काव्य भाषा सिद्धांत या संप्रेषणीयता के सिद्धांत के मुद्दे पे आज बात करेंगे। देखिए, संप्रेषणीयता का सिद्धांत, इससे इनका तात्पर्य ये है कि संप्रेषणीयता का सिद्धांत इसी को कहा जाता है। रिचर्ड ने इसके माध्यम से ये बताया है कि काव्य में जो संप्रेषणीयता होती है, यानी प्रेषित करना, चीज़ों को भेजना, तो कोई भी, जैसे मैं कोई भी रचना करूं और एक पाठक के आधार पे अगर देखूं तो आप उसको पढ़ेंगे, तो मेरी क्या खुद की अनुभव जो भी चीज़ें होंगी उसमें मैं लिखूंगी, उस चीज़ को आपको समझना है। तो किसी अन्य की अनुभूति, यानी मेरी अनुभूति हुई तो अन्य की अनुभूति को आपको अनुभव करना है। तो वही अनुभव करने के लिए हम जो भाषा का प्रयोग करेंगे, तो क्या चीज़ है, उसी के माध्यम से आपको वो बातें समझ में आएंगी। इसलिए संप्रेषणीयता में भाषा बहुत प्रमुख साधन है, बहुत जरूरी साधन है। तो वही चीज़ इन्होंने कहा है कि संप्रेषणीयता बहुत जरूरी है। अन्य की अनुभूति को अनुभव करना ही प्रेषणीयता कहलाता है। और एक कवि का अंततः लक्ष्य क्या होता है कि पाठक को कौन सी स्थिति में पहुंचा दे, रस दशा की स्थिति में। यानी आप कोई भी साहित्य वगैरह पढ़ो तो आप अंततः रस की दशा में पहुंच जाओ। तो वही चीज़ इनका कहने का मतलब, और उसमें सबसे प्रमुख योगदान है भाषा का। देखिए, यहाँ पे कि विषय की रोचकता व रमणीयता से संप्रेषणीयता में पूर्णता का समावेश होता है। यानी कोई विषय आपने उठाया, उसमें रोचकता विद्यमान हो, रमणीयता हो, तो फिर उससे संप्रेषणीयता में पूर्णता का समावेश होता है। उसमें सामने वाला पढ़ के भाव विभोर होता है। इनके अलावा हम बात करें कि कभी जब स्वयं अपनी अनुभूतियों के साथ एक रस नहीं हो जाता, तब तक वो अनुभूतियां प्रेषणीयता का गुण ग्रहण नहीं कर पाता। यानी कभी जब स्वयं अपनी जो अनुभूति है, अपनी अनुभूतियों के साथ एक रस नहीं हो पाता, तब तक वो अनुभूतियां प्रेषणीयता का गुण ग्रहण नहीं कर सकती। रिचर्ड का विचार है कि संप्रेषण कला का तात्विक धर्म है। तो यहाँ पे हमें संप्रेषणीयता के बारे में उन्होंने कला का तात्विक धर्म भी माना है। रिचर्ड के अनुसार क्या है कि कवि हो या कलाकार, उसकी अनुभूति व्यापक और प्रभावशाली होनी चाहिए। तो कवि या कलाकार की अनुभूति क्या होनी चाहिए, व्यापक और प्रभावशाली होना चाहिए। दूसरा, अनुभूति के क्षणों में आवेगों का व्यवस्थित ढंग से संतुलन होना चाहिए। कवि के अनुभव और सामाजिक अनुभव में तालमेल होना चाहिए। तो एक कवि का अनुभव और सामाजिक अनुभव, उनमें तालमेल होना चाहिए। यदि दोनों में अंतर हो तो कल्पना की सहायता से भावों व विचारों का संप्रेषण होना चाहिए। रिचर्ड ने प्रयोग की दृष्टि भाषा के 2 रूप माने हैं, एक तथ्यात्मक और एक तथ्यात्मक के साथ, या तथ्यात्मक या वैज्ञानिक कह सकते हैं, एक रागात्मक है। और इनके अलावा इन्हीं के द्वारा अपनी जो प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म रचना है, उसमें इन्होंने उसके 4 लक्षण भी माने हैं। अभिधार्य वाच्यार्थ, जिसको हम सेंस कहते हैं, और भाव, फीलिंग, स्वर, लहजा यानी टोन, अभिप्राय, इंटेंशन। अब देखिए, रिचर्ड का मत है कि जो काव्य की अनुभूति का संप्रेषण भाषा के माध्यम से होता है, तो काव्य भाषा ऐसी आपकी होनी चाहिए जो बढ़िया से वो संप्रेषण कर सके, संप्रेषित यानी वार्तालाप हो सके अच्छे से। तो काव्य भाषा भाव का अर्थ करती है। अर्थ और भाव के 3 संबंध है। जहां अर्थ ही भाव का बोधक हो, यानी जो हमारी भावनाएं हैं, तो जहां उसका अर्थ ही भाव का बोधक हो, जहां अर्थ ही भाव की अनुभूति का सूचक हो, जहां प्रसंग विशेष के कारण अर्थ विभिन्न भावों का सूचक बन जाए। रिचर्ड संप्रेषण का स्वाभाविक व्यापार मानते हैं, क्योंकि सजग रहने से काव्य में कृत्रिमता आ जाती है। संप्रेषण में तभी पूर्णता आती है जब कवि और पाठक की अनुभूतियों में तादात्म्य और एकरूपता होती है।
तो एक चीज़ है कि कवि और पाठक की अनुभूतियों में क्या चीज़ है, तादात्म्य और एकरूपता। संप्रेषण के लिए कवि की वर्णन क्षमता और प्रस्तुतिकरण के साथ साथ, यानी जब भी संप्रेषित करने वाली बात हो तो इसमें दोनों लोगों को ध्यान देना है। एक कि हमें जो भी वर्णित करना है तो उसकी वर्णन क्षमता और हमारे प्रस्तुतिकरण का माध्यम, और साथ ही साथ जो सुनने वाले यानी श्रोता हो या पाठक, उसकी संवेदन शक्ति और ग्रहणशीलता, और साथ ही विषय में रमणीयता हो, ज्ञान हो, परिस्थितियां हो, ये सब चीजें उत्तरदायी हैं। यानी एक प्रस्तुतिकरण करने वाला, प्रस्तुत करने वाला भी अच्छा हो, उसको अच्छे से वर्णन कर पाए, सुनने वाला जो श्रोता है उसकी संवेदन शक्ति, ग्रहणशीलता, रमणीयता, ये सब भी अच्छा हो। रिचर्ड ने 2 प्रकार की भाषा संबंधी प्रयोगों की बात कही है। सूचना, तथ्य या संदेश को व्यक्त करता है। दूसरा वो है जिसमें मात्र पदार्थों का उल्लेख मात्र न होकर पाठक के मन में विपरीत भाव का लाना उद्देश्य है। रिचर्ड के अनुसार समालोचना की भाषा में स्पष्टता, तथ्यपरकता, तार्किकता होनी चाहिए। जब हम किसी भी रचना की समान आलोचना करते हैं तो समालोचना करने के समय हमें देखना चाहिए कि उसमें स्पष्टता हो, तथ्यपरकता हो। काव्य भाषा में, जो काव्य की भाषा, उसमें शुद्ध कथन की उपेक्षा व छद्म कथन की महत्ता होती है। रिचर्ड के अनुसार जिस भाषा में रूपकों का प्रयोग किया जाता है वह सर्वाधिक उच्च स्तर की होती है। तो इनके माध्यम से ये भी कहा गया कि जिसमें रूपकों का प्रयोग हो, उच्च स्तर की हो। रिचर्ड कविता में लय को जरूरी मानते हैं कि लय होना चाहिए। लय केवल ध्वनियों की व्यवस्था में नहीं बल्कि भावों में भी व्यक्त होना चाहिए। तो ओवरऑल कहें कि रिचर्ड क्या मानते हैं कि कला का उद्देश्य मानव के आवेगों में संगति, संतुलन एवं समन्वय स्थापित करता है। साहित्य मानव को मानव के निकट लाता है। एक तो सबसे बड़ी बात है कि साहित्य जो कि समाज का दर्पण मानते हैं। जब हमारा समय इस तरीके से चल रहा है, अगर आधुनिक युग में आज की बात करें, लोग एक दूसरे से कटे हुए हैं, ऐसे में साहित्य जो है सरोकारिता से लोगों को जोड़ने का काम करता है। तो वही चीज़ है कि रिचर्ड मानते हैं कि कला का उद्देश्य मानव के आवेगों में संगति हो, संतुलन हो, सामंजस्य हो। साहित्य मानव को क्या करे, मानव को मानव के निकट ले जाए जो मानव से दूर है। पारस्परिक सहयोग को प्रेरित करे, उनकी मन स्थिति को संतुलन में रखे और विरोध और विषमता से दूर हो। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ओवरऑल जो इनका रिचर्ड का मूल सिद्धांत या उपयोगितावादी सिद्धांत है कि काव्य का क्या मूल होना चाहिए, क्या उसकी उपयोगिता होनी चाहिए। साथ ही जब हम कोई भी चीज़ प्रस्तुत करें तो उसमें संप्रेषणीयता, जो संप्रेषण कितना अच्छा, और काव्य की भाषा क्या होनी चाहिए, सभी चीज़ों पे इन्होंने बात की है। मुझे उम्मीद है कि आपको आइए रिचर्ड का ये जो कॉन्सेप्ट है अच्छे से क्लियर हुआ होगा। बाकी आप इससे रिलेटेड जो भी हमने क्वेश्चन वाले करवाए हैं वीडियो, उसको ज़रूर देखिए, क्वेश्चन से प्रैक्टिस ज़रूर करिए, और कोई भी क्वेरी होती है तो कमेंट में ज़रूर पिन कीजिए। और अगर आपको सच में इससे बहुत ज़्यादा मतलब यूजफुल लगा हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए। और ये ध्यान रखिए कि हम धीरे धीरे इसको जो है यूनिट जो है वो उसको फिनिश करेंगे। और हिंदी और प्राइड करके हमारा टेलीग्राम है, वहाँ से आप कनेक्ट होइए, है ना। जो भी जानकारी होगी वहाँ पे जो है शेयर कर दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।